Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will move towards our today topic, which is about supplementary units. In our last lesson we will discuss in detail about system international units. Now we will discuss supplementary units. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। इससे पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया था सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को, जिसमें हमने बेस यूनिट्स को भी एक्सप्लेन किया था और डिराइव यूनिट्स को भी एक्सप्लेन किया था। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब ऐसी यूनिट्स जो ना तो बेस यूनिट में और ना ही डिराइव यूनिट्स में इंक्लूड की गई थी। जब हमारे पास 1960 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वेट और मेजरमेंट्स की, तो ऐसी यूनिट्स भी कुछ थी जिनको ना बेस यूनिट्स में इंट्रोड्यूस किया गया ना ही डिराइव यूनिट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर उनको एक अलग यूनिट्स का नाम दे दिया गया और वो यूनिट्स हमारे पास कौन सी होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं। द यूनिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड in base unit or derived unit, यानी ऐसी यूनिट्स जिसको ना तो बेस यूनिट में इंक्लूड किया गया ना ही डिराइव यूनिट्स में इंक्लूड किया गया। इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स इन 1960, यानी कि जो हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट की 1960 में, उसमें कुछ ऐसी यूनिट्स थी जिनको ना बेस यूनिट्स में इंक्लूड किया गया था ना ही डिराइव यूनिट्स में इंक्लूड किया गया था। आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उन यूनिट्स को फिर हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, यानी दिस क्लास कंटेन 2 यूनिट्स। ये हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। यानी दिस क्लास कंटेन 2 क्वांटिटीज़। इस क्लास में हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं? 2 क्वांटिटीज़ होती हैं और वो हमारे पास बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स की होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं दिस क्लास कंटेन्स ओनली 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस क्लास ओनली कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। यानी कि जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होती बेसिकली कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल, एक होती है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरी होती है हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास प्लेन एंगल होती है या सॉलिड एंगल होती है, ठीक है, जो प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है, बेसिकली ये दोनों मेरे पास क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यानी हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं? यहाँ पे मैं टेबल ड्रा कर रहा हूँ। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं? एक मेरे पास आती है प्लेन एंगल और एक मेरे पास आती है सॉलिड एंगल। अब इनकी जो मेरे पास यूनिट्स हैं, ठीक है, इनके जो मेरे पास क्या हैं? यूनिट्स। जो हमारे पास प्लेन एंगल है इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। इसको हम मेजर किस में करते हैं? रेडियन में। और जो सॉलिड एंगल है इसको हम मेजर करते हैं स्टीरेडियन में। रेडियन को हमारे पास रेडियन का सिंबल, ठीक है, रेडियन का सिंबल हमारे पास क्या होता है? RAD। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह RAD कैपिटल और स्मॉल व्हाटएवर। और स्टीरेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं प्लेन एंगल और
सॉलिड एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल के लिए हम रेडियन की यूनिट यूज़ करते हैं और सॉलिड एंगल के लिए हम स्टीरेडियन यूनिट यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये हमारे पास किसके लिए होती हैं? प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए होती हैं। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे रेडियन को और फिर हम डिस्कस करेंगे स्टीरेडियन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट रेडियन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रेडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडियन, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि रेडियन आपके पास प्लेन एंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लेन एंगल, यानी कि ये है हमारे पास टू डायमेंशनल केस होता है। ये हमारे पास क्या होता है? टू डायमेंशनल केस। और इसमें रेडियन में हम किसको डिस्कस करते हैं? सर्कल को डिस्कस करते हैं। रेडियन में हम किसको डिस्कस करते हैं? सर्कल को डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली जो रेडियन है, रेडियन को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और जो हमारे पास प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल दिस वन, प्लेन एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री एंड रेडियन, यानी कि जो हमारे पास प्लेन एंगल होता है इसको हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और इसको हम रेडियन में भी मेजर करते हैं। अब जो हमारे पास डिग्री होती है, इसके जो मेरे पास सब मल्टीपल्स होते हैं, सब मल्टीपल्स ऑफ डिग्री आर, डिग्री के जो सब मल्टीपल्स होते हैं वो मेरे पास मिनट और सेकंड होते हैं। मेरे पास कहते हैं मिनट्स एंड सेकंड, मिनट्स एंड सेकंड। अब इसी तरह जो मेरे पास 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में मेरे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, और इस तरह जो हमारे पास 1 मिनट होता है, 1 मिनट, ये मेरा फिर इक्वल होता है 1/60 डिग्री के। ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट और इस तरह 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसी तरह 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड और इसी तरह 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो प्लेन एंगल होता है इसको हम मेजर डिग्री में भी करते हैं और रेडियन में भी करते हैं। जो हमारे पास डिग्री है इसके सब मल्टीपल जो मेरे पास होते हैं वो मिनट्स और सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और इस तरह 1 मिनट में हमारे पास 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसी तरह 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड और इस तरह 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1/60 मिनट। अब दूसरी बात क्या है? प्लेन एंगल इज़ आल्सो मेजर इन रेडियन, प्लेन एंगल इज़ आल्सो मेजर इन रेडियन। अब हम रेडियन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हम किसको डिस्कस करते हैं? रेडियन को। तो मैंने आपको रेडियन के बारे में बताया कि रेडियन मेरे पास किसके लिए हम यूज़ करते हैं? प्लेन एंगल के लिए। ये मेरे पास कौन सा केस है? 2 डायमेंशनल केस है और इसमें हम डिस्कस किसको करते हैं? सर्कल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेडियन को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी जब आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल मस्ट बी 1 रेडियन। तो उस वक्त जो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क becomes equal to the radius of circle, then the angle subtended at the center of circle must be 1 रेडियन। तो उस वक्त जो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी इसी को हम इधर डायग्राम की मदद से क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा? व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क, जब एक आर्क की लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, किसके इक्वल हो जाए? सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए,
तो उस वक्त हमारे पास जो सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास क्या है, सर्कल। ये सर्कल का मेरे पास सेंटर है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सर्कल ऑफ सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक जो मेरे पास डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या एक नया सर्कल ड्रा किया, इस सर्कल के सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। सेंटर ऑफ सर्कल से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक जो मेरे पास डिस्टेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है, आर होता है। अब ये मेरे पास एक आर्क है ए बी, ये मेरे पास क्या है, एक आर्क ए बी, और इस आर्क ए बी के अलांग मेरे पास इस सर्कल के अंदर जो एंगल ए ओ बी है वो किसकी इक्वल है, थीटा की इक्वल है। मेरे पास क्या है, एक सर्कल, इस सर्कल में मैंने एक आर्क ड्रा किया ए बी, आर्क मैंने क्या ड्रा किया, एक ए बी। इस आर्क ए बी के अलांग जो मेरे पास इस सर्कल के साथ एंगल बन रहा है, इस सर्कल पे एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, वो मेरे पास क्या है, थीटा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि कंसिडर करें एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, इन विच एंगल ए ओ बी बी थीटा, इन विच एंगल ए ओ बी बी थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इन विच एंगल ए ओ बी बी थीटा। कंसिडर हमने कर दिया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर, और उधर उस सर्कल में मेरे पास जो एक एंगल ए ओ बी है, ये एंगल ए ओ बी मेरे पास किसकी इक्वल है, थीटा की इक्वल है। अब लेट करना है, लेट सी बी द पॉइंट, लेट सी बी द पॉइंट। अब मैंने एक ये पॉइंट ड्रा कर दिया सी इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, तो मैं कह रहा हूं लेट सी बी द पॉइंट। लेट करें कि आपके पास सी वो पॉइंट है जहां पे आर्क ए सी, वेयर आर्क ए सी बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इस बात को समझें, लेट सी बी द पॉइंट, लेट करें कि सी आपके पास वो पॉइंट है जहां पे ये आर्क ए सी, जहां पे ये आर्क ए सी की जो हमारे पास लेंथ है ये हमारे पास सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट ले लिया हमने और इस सी को भी हमने सेंटर तक लिया है। तो मैंने क्या कहा, लेट सी बी द पॉइंट वेयर आर्क ए सी बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। लेट मैंने कर दिया कि मेरे पास ये पॉइंट सी जो है, इस पे जो मेरे पास ये आर्क ए सी बन रही है, पहले मैंने ए से बी तक आर्क लगाई, अब ए से सी तक लगा रहा हूँ, तो ये जो आर्क ए सी है इसकी जो मेरे पास लेंथ आ रही है ये मेरे पास सर्कल के किसकी इक्वल आ रही है, रेडियस की इक्वल आ रही है। सो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल मस्ट बी 1 रेडियन, मस्ट बी 1 रेडियन। क्यों, जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क ए सी की लेंथ इस सर्कल के रेडियस की इक्वल हो जाएगी, तो उस वक्त यहाँ पे मेरे पास आर्क ए सी जो मेरे पास एंगल बनाएगी वो कितना एंगल होगा, मेरे पास 1 रेडियन। वो एंगल मेरे पास कितना होगा, 1 रेडियन। अब ये सारी की सारी जो हमने ज्योमेट्री डिस्कस की, ये सारी की सारी जो हमने क्या की, ज्योमेट्री डिस्कस की, इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास एंगल होता है सेंटर ऑफ सर्कल में वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ आर्क पे। फ्रॉम द ज्योमेट्री इट इज़ क्लियर दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ आर्क, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ आर्क। ग्रेटर द लेंथ ऑफ आर्क ग्रेटर विल बी दी एंगल। ठीक है, तो ये जो हमने सारी की सारी ज्योमेट्री डिस्कस की, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया फ्रॉम द ज्योमेट्री, फ्रॉम द ज्योमेट्री it is clear that angle at the center of circle depends on length of arc। यानी कि जो हमारे पास एंगल बनता है सेंटर ऑफ सर्कल पे वो डिपेंड किसको करता है, आर्क की लेंथ पे। ग्रेटर द लेंथ ऑफ आर्क ग्रेटर विल बी दी एंगल। जितनी हमारे पास आर्क की लेंथ ग्रेटर होगी, ठीक है, उतना ही हमारे पास
लार्जर क्या होगा, एंगल होगा, ग्रेटर विल बी या लार्जर विल बी द एंगल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स है, एक एंगल थीटा है और ये एंगल मेरे पास क्या है 1 रेडियन है। अब जो मेरे पास एंगल थीटा है, ठीक है, ये मेरे पास कौन से एंगल के साथ बन रहा है, एंगल AOB। इसी तरह जो मेरे पास ये 1 रेडियन है ये कौन से एंगल के साथ बन रहा है, एंगल AOC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेशियो ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल्स। ठीक है, रेशियो ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल। अब आर्क हमारे पास कौन कौन सी है, दो आर्क हैं। पहली आर्क मेरे पास कौन सी है, AB, तो मैं लिख दूंगा आर्क AB डिवाइडेड बाय दूसरी आर्क कौन सी है, AC, आर्क AC। इसी तरह रेशियो ऑफ एंगल्स, अब जो आर्क AB है इसके साथ कौन सा एंगल है मेरे पास, एंगल AOB, एंगल AOB। इस तरह जो आर्क AC है इसके साथ कौन सा एंगल है, एंगल AOC, एंगल AOC। अब देखें वैल्यूज देखते हैं, लेट करें, लेट जो आपके पास आर्क AB है ये आर्क AB, लेट करें ये आर्क AB मेरे पास S के इक्वल है, लेट आर्क AB इज इक्वल टू S। आर्क AB को हमने किसके इक्वल ले लिया, S के इक्वल ले लिया। अब जो मेरे पास आर्क AC है, आर्क AC, ये आर्क AC मेरे पास किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। तो आर्क AC यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मेरे पास आर्क AC है सर्कल के ऊपर, ये मेरे पास किसके इक्वल है, आर के। तो आर्क AC इज इक्वल टू R। एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB मेरे पास क्या है, थीटा है। ठीक है, और एंगल AOC मेरे पास क्या है, 1 रेडियन है। इन सारी वैल्यूज़ को इस अबव इक्वेशन में पुट कर दें तो आर्क AB की जगह क्या आ जाएगा, S, आर्क A की जगह AC की जगह क्या आ जाएगा, R। इस तरह एंगल AOB की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, और एंगल AOC की जगह क्या आ जाएगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। अब इसको आप इस तरफ लिख सकते हैं, ये 1 हमारे पास मैग्नीट्यूड है, रेडियन यूनिट है। ठीक है, प्लेन एंगल की। तो देखिए आप इसको अरेंज करके इस तरफ लिखते हैं, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू S ओवर R, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। यानी जो एंगल है हमारे पास वो मेरे पास दो लेंथ्स की रेशियो आ रही है। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट एंगल थीटा इज द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स, रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स, दो लेंथ्स के दरमियान क्या आ रही है, मेरे पास रेशियो आ रही है। अब ये थीटा इज इक्वल टू S ओवर R है। अब अगर आप देखें इधर S, व्हाट इज S, S मेरे पास आर्क AB की लेंथ है, S मेरे पास क्या आर्क AB की लेंथ। अब ये जो R है मेरे पास, व्हाट इज R, R मेरे पास आर्क AC की लेंथ है, और वो किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल है। किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल। अब दी लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क हमारे पास AC है, सॉरी AB, जब दी लेंथ ऑफ आर्क, ये जो हम आर्क AB ले रहे हैं, जब इस आर्क की लेंथ को इस पूरे के पूरे सर्कल के लिए हम लेंगे, जब ये जो आर्क AB है जब इसको हम पूरे के पूरे सर्कल के लिए ले लेंगे, ठीक है, तो जब पूरे सर्कल पे ये आर्क हमारे पास रोटेट करेगी तो हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन होगी, 1 रेवोल्यूशन। यहाँ पे बात को समझें, जो हमारे पास ये आर्क AB है, दिस वन AB, जब इस आर्क को हम पूरे के पूरे सर्कल पे ड्रा करेंगे, पूरे के पूरे सर्कल पे ड्रा करेंगे, तो उस वक्त ये आर्क हमारे पास सर्कल के ऊपर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फिर हमारे पास क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो इसीलिए ये जो S हमारे पास है, S हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू S, व्हाट इज S, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कब ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कब होगा, जब इस आर्क AB को आप पूरे के पूरे सर्कल पे क्या करेंगे, रोटेशन करवाएंगे, कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे। तो S फिर हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय व्हाट इज R, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। यानी जो हमारे पास आर्क AC की लेंथ है वो किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के। तो हम फिर लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है, 2πr के, और रेडियस मेरे पास किसकी इक्वल होता है, R के, कैंसिल हो गया। थीटा मेरे पास किसकी इक्वल आ गया, 2π रेडियन के। थीटा मेरे पास किसकी इक्वल आ गया, 2π रेडियन के। अब ये जो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन हमारे पास आ गई है। लेट्स सपोज इसको मैं किसका नाम देता हूँ, इक्वेशन 1 का। अब देखें जब हमारे पास इस आर्क ने एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन की है, आर्क ने क्या किया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हमें पता है कि हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये थीटा जो हमारे पास है 2π रेडियन की इक्वल है, ठीक है, थीटा मेरे पास किसकी इक्वल है, 2π रेडियन के। तो जब हमारे पास
ये आर्क इस पूरे के पूरे सर्कल पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो हमारे पास जो सेंटर में एंगल बनेगा, एंगल थीटा, वो कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। वो कितना बनेगा 360, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल पे फिर एंगल कितना बनेगा 360। तो फॉर 1 रेवोल्यूशन हमारे पास एंगल थीटा कितना हो जाएगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे पास आर्क ए बी ने पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट की है, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल थीटा 360 डिग्री बनेगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर में कर लूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम लिख लेंगे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया। अब यहाँ से मेरे पास ये आ गया 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से अगर मैं पाई रेडियन की वैल्यू फाइंड करूँ, पाई रेडियन, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। इस तरह यहाँ से अगर मैं पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊँ, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन मेरे पास बन जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई की वैल्यू पुट कर दें, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.14। जिसको जब आप डिवाइड करेंगे 180 को 3.14 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। यानी कि जो आपके पास 1 रेडियन होता है वो कितना है, किसकी इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के। जब भी किसी सर्कल के लॉन्ग आप एक आर्क लगाएंगे, जब उस आर्क की लेंथ आप पास उस सर्कल के रेडियस की इक्वल हो जाएगी, तो उस वक्त आपके पास जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, और वो 1 रेडियन आपके पास इक्वल किसके होगा, 57.3 के। तो यहाँ तक हमारे पास किसके बारे में था जी, रेडियन के बारे में था। अब हम एक्सप्लेन करते हैं स्टीरेडियन को, इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टीरेडियन को। स्टीरेडियन को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसी डायग्राम को मैं यूज़ करता हूँ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरेडियन को। स्टीरेडियन, अब सबसे पहली बात, जिस तरह मैंने आपको रेडियन में बताया था कि रेडियन हमारे पास प्लेन एंगल के लिए होता है और स्टीरेडियन किसके लिए होगा, सॉलिड एंगल के लिए। स्टीरेडियन किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए। प्लेन एंगल में हम सर्कल को डिस्कस करते हैं, सॉलिड में हम किसको डिस्कस करेंगे, स्फीयर को। सॉलिड में हम किसको डिस्कस करेंगे, स्फीयर को। इस तरह जो हमारे पास रेडियन था, ठीक है, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल केस था। स्टीरेडियन हमारे पास स्फीयर है, तो कौन सा केस होगा, 3 डायमेंशनल केस, 3 डायमेंशनल केस। अब हमने स्टीरेडियन के लिए ये एक स्फीयर ड्रा कर दिया है। सपोज कर लें कि आपके पास ये स्फीयर है, ये आपके पास क्या है, स्फीयर, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल केस है। अब सबसे पहले हम स्फीयर को डिफाइन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्फीयर को डिफाइन करेंगे। अब स्टीरेडियन को डिफाइन करेंगे। अब व्हाट इज स्टीरेडियन, पहले उर्दू में समझें। अब स्टीरेडियन क्या होता है कि मैं एक इस स्फीयर, अब ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, इस स्फीयर का क्या सेंटर है। अब आपके पास इस स्फीयर के ऊपर मैं एक की एरिया ले लेता हूँ, एक कोन ले लेता हूँ, कोन, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर मैंने क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया। जब ये जो एरिया है, जब ये एरिया मेरे पास स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, जब ये मेरे पास एरिया जो है स्फीयर के ऊपर जो मेरे पास एरिया है, जब ये एरिया मेरे पास स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो उस वक्त मेरे पास इस स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरेडियन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरेडियन। व्हेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर becomes equal to square of the radius of that sphere, when surface area of the sphere, जब आप पास एक स्फीयर का सरफेस एरिया becomes equal to किसके इक्वल होगा, square of the radius of sphere, यानी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, then the angle subtended at the center of sphere must be स्टीरेडियन। तो उस वक्त जो हमारे पास एंगल बनेगा सेंटर ऑफ स्फीयर पे, वो क्या बनेगा, स्टीरेडियन बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, when area of a sphere becomes
equal to the square of the radius of that sphere, then the angle subtended at the center of sphere must be स्टीरेडियन। तो जब हमारे पास वो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टीरेडियन बनेगा। अब लेट्स सपोज मैंने ये एक एरिया ले लिया, इस स्फीयर के ऊपर सरफेस के ऊपर क्या ले लिया, एरिया ले लिया। अब जब ये एरिया मेरे पास इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, जब ये एरिया मेरे पास इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो उस वक्त मेरे पास इस सेंटर ऑफ स्फीयर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 स्टीरेडियन। वो कितना बनेगा, 1 स्टीरेडियन बनेगा। अब ये जो हमारे पास स्टीरेडियन है, ठीक है, इसमें हम स्फीयर के ऊपर एक एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया। जिस वक्त ये स्मॉल एरिया जो हम स्फीयर के ऊपर ले रहे हैं, जब ये एरिया जो हमारे पास है ये इक्वल होगा रेडियस ऑफ स्फीयर के स्क्वायर के इक्वल, तो उस वक्त हमारे पास इस सेंटर ऑफ स्फीयर में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 स्टीरेडियन बनेगा, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैथमेटिकली हमारे पास कौन सा है, सॉलिड एंगल, मैथमेटिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, सॉलिड एंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब लेट्स सपोज सॉलिड एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ फाई से, या ओमेगा, ये ओमेगा से आप कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर किसकी इक्वल होएगा, एंगल ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास जो सॉलिड एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्टीरेडियन, 4 पाई स्टीरेडियन। तो ये आपके पास था किसके बारे में, स्टीरेडियन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी रेडियन और स्टीरेडियन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमें उसका फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसका जवाब भी मिल सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।